नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद सुनील में आपका स्वागत करता हूँ। हिंदी की अगली क्लास में ये हिंदी की क्लास है और आप अच्छे से तैयार करिए, क्योंकि हिंदी के जो पैडोलॉजी हैं यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा उठते हैं। और जो आपके दोस्त यार हैं सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी बताइए और इस चैनल से तैयारी करें, क्योंकि मैं कम से कम चीज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करा रहा हूँ। तो इसलिए आप अपने दोस्तों को बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें बच्चे, जिससे उनकी तैयारी बेहतर हो और सीटेट क्वालिफाई करें। देखते हैं इसके आगे। पहला पॉइंट, यंसेफ भी कहता है कि बच्चों को प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग करने दो ताकि स्वाभाविक तथा सरल प्रक्रिया से सीख सकें। यंसेफ भी कहता है कि बच्चा जो होता है उसे मातृभाषा में ही सीखने दिया जाए, जिससे वो क्या होता है, बच्चा स्वाभाविक तथा सरल प्रक्रिया से सीख सके। अब जैसे बच्चा छोटा है, उसकी भाषा जो मातृभाषा है हिंदी है और उसे इंग्लिश में पढ़ाया जाए तो क्या हो जाएगा, उसको कुछ नहीं समझ में आएगा। वो स्कूल छोड़कर दूसरे दिन चला जाएगा, भैया हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा। तो इसलिए क्या हुआ कि इसके लिए हमें जो प्राथमिक शिक्षा है उसे हमें किस में देना चाहिए, मातृभाषा में देनी चाहिए, जिससे बच्चा अपनी बातें भी कह सके और अध्यापक बच्चों की भाषा समझे और उसका उत्तर भी मातृभाषा में, उसकी मातृभाषा में दे, जिससे उसे ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। तो इसलिए प्राथमिक शिक्षा में क्या किसको महत्व दिया जाता है, मातृभाषा को महत्व दिया जाता है। फिर अगला पॉइंट देखते हैं, बच्चों को स्वयं को अव्यक्त करने देंगे अपनी मातृभाषा में। क्या होता है, बच्चों को स्वयं को अव्यक्त करने दें, किसमें, अपनी मातृभाषा में। मातृभाषा का प्रयोग करने की वजह से बच्चे की भाषा में क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव हो सकता है। जैसे क्या होता है, बच्चा जो अपनी मातृभाषा में प्रयोग करेगा तो जैसे क्या होता है, जैसे यहाँ एग्जांपल दीजिए, जैसे सड़क को क्या बोलता है, सड़क बोलता है। यह एक स्वाभाविक बात है। क्या होता है, जब मातृभाषा में जो बच्चा है बोलेगा तो सड़क को सड़क बोलेगा, या पानी को, जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो पानी को क्या बोलते हैं, बम बोलते हैं। तो इसी तरह मतलब क्या होता है, ये मतलब उनकी जो भाषा है उनकी भाषाओं को मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मान्यता दीजिए मातृभाषा में, जिससे बच्चों को समझे कि हमारी ही मातृभाषा में पढ़ा रहे हैं तो हमें समझ में आ रहा। फिर हम मातृभाषा में मदर टंग और बहुभाषिकता को स्वीकार करते हैं कक्षा में। क्या होता है, जैसे बच्चा क्या होता है, मातृभाषा को और बहुभाषिकताओं को दोनों को स्वीकार किया जाता है, दोनों को स्वीकार किया जाता है। जो बच्चा जिस भाषा को जानता है उसे उस भाषा का महत्व देंगे, चाहे उसकी मातृभाषा हो या अदर लैंग्वेज उसे नॉलेज है तो उसे उस भाषा में शिक्षा देंगे। फिर आगे देखते हैं, भाषा के विविध रूप। कौन कौन सी भाषा के रूप हैं इसको देखते हैं। पहला रूप क्या है, मातृभाषा, मदर टंग। भाषा का पहला रूप क्या है, मदर टंग है। दूसरा क्या है, नेशनल लैंग्वेज। नेशनल लैंग्वेज इसको देखिए कोई नहीं है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आता है तो बच्चे लोग क्या है, जो राष्ट्रभाषा है उसके हिंदी में मार आते हैं, हिंदी को ऑप्शन में टिक कर देते हैं। नहीं, हमारी जो राजभाषा है वो हिंदी है, राष्ट्रभाषा हमारी कोई नहीं है। संवैधानिक तौर पर हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा नहीं है। मतलब क्या है, जो हिंदी भाषा है वो राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है। ये इसे राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी भाषा। सेटन में एक क्वेश्चन पूछा तो बहुत लोग गलत करके आए, जो पूछे थे कि हमारी राजभाषा क्या है, वो पूछे थे कि हिंदी हमारी कौन सी भाषा है, तो उसमें बहुत लोग क्या मार कर आए थे, राष्ट्रभाषा, जो कि हमारी क्या भाषा, हिंदी क्या है, राजभाषा है। भारत 1963 में ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के तहत आर्टिकल 343 फर्स्ट हिंदी भाषा को राजभाषा, हिंदी भारत की राजभाषा है। ये किस आर्टिकल में है, 343 के एक या फर्स्ट में हिंदी भाषा का है, भारत की राजभाषा है। मानक भाषा क्या होता है, शिक्षा व
कार्यालयी भाषाओं को क्या बोलते हैं? मानक भाषा। जो अपने शिक्षा में मतलब जो शिक्षा में प्रयोग किया जाए या कार्यालयी भाषाओं में प्रयोग किया जाए उसे मानक भाषा बोलते हैं। देखते हैं भाषा सीखने के चरण कौन कौन से हैं। भाषा सीखने के चरण 5 चरण होते हैं। भाषा सीखने को कितने चरण होते हैं? 5 चरण होते हैं। पहला चरण क्या होता है? कूकना या कुकिंग करना, कुकिंग करना। ये कितने होते हैं? 6 सप्ताह होता है कूकना। से सीटर में पूछता है कि बच्चे का प्रारंभिक भाषा कौन सा है, तो यह क्या है? कूकना। जब बच्चा छोटा होता है तो क्या कू कू की आवाज़ करता रहता है। फिर दूसरी क्या भाषा है? बबलिंग करना, जिसे बुलबुलाना भी बोलते हैं। ये जो कूकना है वो कितने 6 सप्ताह में शुरू हो जाता है। और फिर दूसरा क्या है? बुलबुलाना या बबलिंग करना। बबलिंग क्या है? 6 माह में होता है। जो बबलिंग की भाषा होती है वो 6 माह के बाद आती है। फिर तीसरा चरण क्या होता है? तीसरे चरण 1 साल में बच्चा क्या होता है? एक शब्द या 1 वर्ड स्टेज। ये 1 साल के अंदर बच्चा एक शब्द बोलना सीख लेता है। माँ या पापा, ये एक शब्द बोलना सीख लेता है बच्चा। फिर चौथा क्या है? टेलीग्राफी व 2 शब्दों का चरण। ये 18 माह से 24 माह से या 1.5 वर्षों से 2 वर्ष में बच्चा 2 शब्द या 2 से अधिक शब्द बोलना सीख लेता है इस स्टेज में। सबसे लंबे शब्द क्या होता है? 2 साल से 4 साल के, मतलब बच्चा बोल लेता है। ये उसकी जो उच्चारण होते हैं, जिसे मातृभाषा जैसे वो सही से सब उच्चारण नहीं कर पाता है, फिर भी वो लंबे से मतलब क्या होता है 2 से 4 साल में बच्चा बोलना शुरू कर लेता है, अच्छे से बोल पाता है। ज़्यादा से ज़्यादा शब्द भंडार इसी साल में आ जाता है, 2 से 4 साल की एज में। फिर आगे देखते हैं प्रोफेसर स्मिथ के अनुसार क्या उसने प्रोफेसर स्मिथ ने बताया है कि बच्चा 1 साल में 3 शब्द सीखता है, 2 साल में 272 शब्द सीखता है और 5 साल में कितना? 2072 शब्द सीखता है। एक देखो ये ये 5 चरण है। भाषा सीखने के 5 चरण है। कूकना भी है, बबलिंग करना है, 1 शब्द उच्चारण, टेलीग्राफी या 2 शब्द का उच्चारण और 5 शब्द जो लंबा उच्चारण कर लेता है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा शब्द भंडार आपके आ जाते हैं। जिसे इनके प्रोफेसर स्मिथ के अनुसार उसने बताया है कि 1 साल में बच्चा 3 शब्द सीखता है और 2 साल में 272 शब्द सीखता है और जब 5 साल का हो जाता है तो 2072 शब्द सीखता है बच्चा। भाषा शिक्षण की प्रमुख विधियाँ कौन कौन से? भाषा शिक्षण की प्रमुख विधियाँ इसकी 7 विधि है। पहला क्या है? व्याकरण विधि। दूसरा व्याकरण अनुवाद विधि। तीसरा प्रत्यक्ष। चौथा सम्मिश्रित विधि। पांचवा क्या होगा? संप्रेषणात्मक विधि, संप्रेषण परक विधि हो जाएगा। और फिर छठवां आगमन विधि हो जाएगा और 7वां निगमन विधि हो जाएगा। ये 7 प्रकार के भाषा शिक्षण की प्रमुख विधियाँ हैं। तो हम पहला विधि देखते हैं, इसमें क्या क्या होता है। इस विधि के अंतर्गत अन्य भाषा के नियमों को कुछ शब्दों के साथ सिखाया और याद कराया जाता है। व्याकरण विधि क्या होता है? जैसे आप बच्चा मातृभाषा में उसे पता है तो उसके साथ हिंदी या और अलग भाषा जैसे हिंदी व्याकरण या इंग्लिश व्याकरण धीरे धीरे इस विधि के अंतर्गत क्या होता है, कुछ शब्दों को सिखाया जाता है, बच्चों को याद कराया जाता है। इसके बाद शब्द संयोजन और व्याकरणिक नियमों के आधार पर अभ्यास कराया जाता है बच्चों को। पहला स्टेज क्या होता है? व्याकरणात्मक विधि। इसके अंतर्गत भाषा के नियमों को कुछ शब्दों के साथ सिखाया जाता है, जिससे दोनों में मतलब बताएंगे कि मतलब उसमें दोनों में बताएंगे कौन कौन से व्याकरण का उपयोग करके भाषा सीखेगा बच्चा।
फिर इसके आगे देखते हैं कौन सा था, व्याकरण अनुवाद विधि। व्याकरण अनुवाद विधि में देखते हैं, यह विधि 19वीं शताब्दी के अंत में यह परंपरागत या ट्रेडिशनल और मान्य विधि के रूप में प्रचलित रही। व्याकरण अनुवाद विधि 19वीं शताब्दी की जो है समय में इसे मान्यता के रूप में प्रचलित रही। इसमें व्याकरण और अनुवाद दोनों विधियों को परस्पर संयोजित किया गया है। जो व्याकरण अनुवाद विधि से व्याकरण और अनुवाद दोनों विधि को संयोजित किया गया है। तीसरा है, इस विधि में बच्चा लक्ष्य भाषा पढ़ना लिखना तो सीख लेता है। इस विधि में क्या होता है, बच्चा जो लक्ष्य उसकी भाषा होती है वो पढ़ना और लिखना सीख लेता है, परंतु बोलने में ज़्यादा अवसर नहीं मिलते हैं, उसे बोलने के लिए ज़्यादा अवसर नहीं मिलते, वो पढ़ लेता है और लिख लेता है। इस विधि में बच्चा मातृभाषा में अनुवाद के माध्यम से लक्ष्य भाषा सीखी जा सकती है। इसमें क्या था, व्याकरण अनुवाद भाषा में क्या होता है, एक भाषा की सहायता से दूसरी भाषा सीखी जा सकती है, जिसे व्याकरण अनुवाद विधि कहते हैं। प्रत्यक्ष विधि, जिसे हम डायरेक्ट मेथड बोलते हैं, इसमें देखते हैं व्याकरण अनुवाद विधि के अनेक सीमाओं के कारण प्रत्यक्ष विधि का आविर्भाव हुआ है। इसे मौखिक वार्तालाप विधि भी कहा जाता है। प्रत्यक्ष विधि क्या होता है, जब दो लोग आमने सामने होते हैं, जब बात करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, मौखिक विधि कहते हैं। जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं तो कौन सी भाषा होगा, उसे हम प्रत्यक्ष विधि कहेंगे या मौखिक विधि कहेंगे। इस विधि में शिक्षार्थी की मातृभाषा की मध्यस्थता के बिना अन्य भाषा सिखाई जाती है। क्या होता है, इसमें जो शिक्षार्थी को हो मातृभाषा की मध्यस्थता के बिना, इसमें मातृभाषा की मध्यस्थता नहीं रखा जाता है, फिर भी अन्य भाषा सिखाई जाती है प्रत्यक्ष विधि में। इस विधि में बच्चे की मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है, केवल लक्ष्य भाषा का आधार माना जाता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, प्रत्यक्ष विधि में डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, जब एक दूसरे से कन्वर्सेशन करेंगे तो क्या होगा, तब उनसे उनकी भाषाओं में मातृभाषा को तो वहाँ नहीं लेंगे, तब क्या होगा, उनकी जो लक्ष्य भाषा है, जो या हिंदी में बात कर रहे हैं या हम तमिल में बात कर रहे हैं, तो उस भाषाओं में या बांग्ला में बात कर रहे हैं तो उस भाषाओं को हम क्या करेंगे, उस भाषाओं के आधार मानेंगे, तो अपनी मातृभाषा उसमें नहीं लेकर आएंगे। फिर चौथा क्या है, सम्मिश्रण विधि। इसमें क्या होता है, इस विधि के अंतर्गत भाषा शिक्षण की प्रक्रिया के व्यवहारिक पक्षों को सम्मिलित किया जाता है। इसमें क्या था, इस विधि में के अंतर्गत क्या जाता है, शिक्षण की व्यवहारिक पक्षों की भी शामिल किया जाता है। इस सम्मिलित विधि में शिक्षक भाषा शिक्षण की विभिन्न उद्देश्यों के अनुरूप शिक्षण प्रक्रिया के विभिन्न चरणों पर किसी भी विधि का चयन कर सकता है। जो इस विधि में क्या होता है, जो शिक्षक होता है वो शिक्षण विधि के किसी भी चरण को मतलब इसमें प्रयोग कर सकता है। सब मतलब बच्चा किसी भी चरण, जो शिक्षक होता है किसी भी चरण में बच्चों को प्रयोग करवा सकता है इस विधि को। संप्रेषणात्मक विधि, इसे कम्युनिकेटिव मेथड कहते हैं। इसको देखते हैं, प्रत्यक्ष विधि की प्रक्रिया और शुद्ध बनाते हैं और संप्रेषणात्मक विधि का विकास होता है। जो प्रत्यक्ष विधि प्रक्रिया को शुद्ध बनाता है, जो संप्रेषण मेथड क्या होता है, प्रत्यक्ष विधि को शुद्ध बनाते हुए संप्रेषणात्मक विधि का विकास करता है। ये भाषा प्रयोग सीखने में ही भाषा संरचना सीखता है। ये क्या होता है, भाषा प्रयोग सीखने में ही जब भाषा सीखा जाता है तो उन भाषाओं की संरचना सीखी जाता है कि भाषा कैसा उपयोग किया जाता है, जैसे किस शब्द को किस तरह बोलना चाहिए वो संप्रेषण विधि में बच्चा सीख जाता है। किससे किस तरह बातें, अपने छोटों से किस तरह बातें करनी चाहिए या बड़ों से किस तरह बातें करनी चाहिए, ये संप्रेषण विधि में बच्चा सीख लेता है। यह स्वाभाविक रूप से भाषा के प्रयोग पर बल देता है। संप्रेषण के माध्यम से भाषा सीखी जाती है। संप्रेषण क्या होता है, जब एक दूसरे दो लोग बात करते हैं तो क्या होता है, संप्रेषण विधि जिसके माध्यम से भाषा सीखी जाती है। फिर इसका छठवां चरण क्या है, आगमनात्मक विधि, से इंडक्टिव मेथड बोलते हैं। ये क्या होता है, उदाहरण से नियम की ओर। दूसरा क्या होता है, जैसे एग्जाम में सेटर में पूछता है कि आगमनात्मक विधि क्या होता है, तो इसमें क्या बताएंगे आप,
उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं। और निगमनात्मक विधि क्या होता है? नियम से उदाहरण की ओर चलते हैं। उसको आगे देखते हैं। आगमनात्मक विधि क्या होता है? उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं। या विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, या उसे बोलते हैं ज्ञात से अज्ञात की ओर होता है। जैसे बच्चों को पहले क्या होगा, जैसे किसी किसी के बारे में बताएंगे, जैसे हमें पृथ्वी के बारे में बच्चों को बताना, या जैसे पृथ्वी के बारे में बताना, तो बच्चों को जो चीज़ ज्ञात रहे, पृथ्वी के बारे में जो चीज़ ज्ञात है कि पृथ्वी में क्या है, कौन सी हवाएं होती हैं, वायुमंडल में कौन कौन से गैस होते हैं, पहले उसकी पृथ्वी के बारे में, या पृथ्वी की कौन कौन सी परत है उसके बारे में पहले उसको उदाहरण देंगे। उसके क्या होता है, जो उसे ज्ञात है उसको बताएंगे। फिर उसके बाद अज्ञात चीज़ें बताएंगे कि पहली परत में कौन सा मतलब तत्व पाया जाता है, और दूसरी परत में क्या कौन सी परत तत्व पाया जाता है। तो उस हिसाब से बच्चों को मतलब और फिर वायुमंडल में कौन कौन से गैस पाए जाते हैं, ये बच्चों को जो चीज़ ज्ञात है, ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना क्या होता है। या जैसे कोई नियम है, कोई चीज़ है, जिससे हम एक पेड़ है, एक पेड़ है, तो इसके पेड़ के मतलब क्या होता है, इसमें जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होता है, तो इसमें हम बच्चों को पहले उदाहरण देंगे। क्या होगा, इसके पत्ती के बारे में बताएं, पेड़ के बारे में बताएंगे कि जो बारिश होती है वो पानी इसकी जड़ में मतलब यहाँ हो जाता है, फिर खनिज तत्वों को ऊपर ले जाता है। मतलब जो चीज़ उसे ज्ञात है उसे ज्ञात चीज़ को बताएंगे, फिर उसे अज्ञात की ओर लेकर जाएंगे। प्रकाश संश्लेषण मतलब कैसे होते हैं, सूर्य के प्रकाश में होता है, तो इसे मतलब ज्ञात से अज्ञात की ओर से बताएंगे। वही प्रकार मतलब आगमनात्मक विधि हो जाएगी। पहले उदाहरण देंगे, उसके बाद उसे नियम की ओर लिया जाएगा। पहले संज्ञा के उदाहरण देते हुए बाद में परिभाषा देंगे। जैसे यहाँ ये एग्जाम्पल देखिए, पहले संज्ञा के उदाहरण देंगे फिर बाद में परिभाषा की ओर लेंगे। जिससे क्या होता है, बच्चों को पहले मैं संज्ञा के बारे में बताना, तो संज्ञा से क्या होता है, पहले उन्हें उन्हें क्या होता है उदाहरण बताएंगे। तो उसके बाद उनकी परिभाषा देंगे। पहले बताएंगे कि संज्ञा किसे बोलते हैं। जैसे किसी किसी जैसे ताजमहल क्या है, तो ताजमहल बताएं वो क्या है, एक संज्ञा है। या किसी राज्य का नाम हो गया, तो किसी वस्तु व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो उसके बाद उसे परिभाषा देंगे कि संज्ञा क्या होता है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो पहले हम उनका उदाहरण देंगे कौन कौन से उसके एग्जाम्पल में आते हैं। तो उसके पहले एग्जाम्पल देंगे कि ये चीज़ संज्ञा, इसे संज्ञा बोलते हैं। उसके बाद उसका उदाहरण देंगे, तो क्या हो जाए, उदाहरण से नियम की ओर चलेंगे। फिर आगे देखते हैं 7वां चरण कौन सा है, निगमनात्मक विधि, जिसे हम बोलते हैं डिडक्टिव मेथड। ये क्या होता है, नियम से उदाहरण की होता है, जैसे समान से विशिष्ट की ओर। इसमें क्या होता है, पहले परिभाषा बताएंगे फिर उदाहरण या प्रश्न की ओर चलेंगे। इसमें क्या होता है, उसका उल्टा हो जाएगा। जो आगमनात्मक विधि हो उसका उल्टा निगमनात्मक विधि में हो जाएगा।